गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बिल्डिंग्स गिरते क्यों हैं, द रीजन टू कॉलेप्स द बिल्डिंग। व्हाट आर द रीजन्स, उसके कारण क्या क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिल्डिंग्स उसके यानी कि बहुत सारे प्रकार के होते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कमर्शियल हो, टावर हो, ब्रिज हो, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो। ये डिपेंड करता है कि उसका डिज़ाइन किस तरह से है। अगर वो इंजीनियर बिना इंजीनियर के डिज़ाइन का हो और बिना इंजीनियर के सुपरविज़न का हो तो डेफिनेटली वो बिल्डिंग का लाइफ नहीं होता है। क्योंकि जिस प्लॉट में हम लोग बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस प्लॉट को देखना होता है कि प्लॉट का उसका सॉइल का कंडीशन क्या है। सॉइल, मिट्टी, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। कलेई होता है, मड्डी होता है, सैंडी होता है, रॉकी होता है, ब्लैक कॉटन होता है। इस तरह से वो देखना पड़ता है कि इसमें ये इसका लॉड बेयरिंग कैपेसिटी, ये कितना लॉड ले सकता है, कितना किलो न्यूटन यानी कितना इसका केजी आ सकता है, उसका स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर जिस तरह से भी हो। तो ये जानना पड़ता है कि सॉइल का कंडीशन क्या है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। उस प्लॉट में उस सॉइल में एक ही फ्लोर आ सकता है, 2 फ्लोर आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। वो सॉइल देखने के बाद ही पता चल पाता है। तो ये क्या है, दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। ये एक पहली चीज़ देखी जाती है। दूसरा क्या है, द सेकंड थिंग इज़ दैट, दूसरी चीज़ ये है कि वो देखा जाता है वर्कमैनशिप। जो मतलब यानी कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, मतलब हम जिस कॉन्ट्रैक्टर को देना चाह रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर लेमैन है, इन एक्सपर्ट है या एक्सपर्ट है, कितना उसको काम मालूम है, वो जानना पड़ता है। अगर काम मालूम है तब भी, ना मालूम तब भी, यानी कि बिना इंजीनियर के सुपरविज़न का अगर काम होता है तो डेफिनेटली बिल्डिंग्स गिरेंगे ही। अब क्या है कि वर्कमैनशिप जो है, यानी कि वो जैसे रड है, तो रड को आप कैसे प्लेस करना है, किस तरह उसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए, प्लेसिंग होनी चाहिए, बेंडिंग होना चाहिए, बाइंडिंग होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट लेंथ जो है क्या आना चाहिए, उसका लैपिंग किस तरह से होना चाहिए। जैसे एक रड को दूसरे से जब रड वो उस जो भी उसका रड का लेंथ होता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसको अगर हम चाहते हैं लैप करने के लिए कितना लैप करना चाहिए ताकि वो हम सही मतलब उसको स्ट्रेंथ मिल सके। उसी तरह से एलडी जो होता है, डेवलपिंग लेंथ जो होता है, जैसे माना कि वो कॉलम की बात हो, फाउंडेशन की बात हो, या वो बीम की बात हो, रूफ की बात हो, कितना एलडी आना चाहिए। हम लोग रेड को देखते हैं किस तरह से प्लेस करते हैं, सीधा सीधा प्लेस कर देते हैं यानी कि स्ट्रेट। तो वो वैसा नहीं होता है। चाहे जैसे कॉलम है तो कॉलम में वो एल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम। उसी तरह से बीम होना चाहिए, जैसे बीम में क्या है, रड इस तरह से सीधा स्ट्रेट प्लेस कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये यू शेप होना चाहिए ऐसा। तो अब इसका ये यू जो है बन रहा है ना, ये इसका डेवलपिंग लेंथ कितना होना चाहिए। ऊपर से भी रड जो आता है, स्टील आता है, वो भी कितना इस तरह से यू शेप है ना उसका, ये बॉन्डिंग करता है। तो इस तरह से क्या है कि अगर यू शेप या फिर एल, या मतलब चाहे रूफ की बात हो या बीम के, या फाउंडेशन या कॉलम, इस सब की बात हो, तो इसमें क्या है कि वो आरसीसी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। उससे अच्छा होता है कि ब्रिक स्ट्रक्चर जो है ना, लॉड बेयरिंग वॉल जिसको बोलते हैं, ब्रिक स्ट्रक्चर को लॉड बेयरिंग वॉल, हम तो उस तरह से भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग रड और स्टील का काम क्यों करते हैं? इसलिए काम करते हैं ताकि वो अर्थक्वेक से रेजिस्ट कर सके। उसका अपना एक लाइव लोड होता है, उसका डेड लोड होता है, उसका वो अर्थक्वेक से रेजिस्ट करता है। तो ये सबसे बचने और बचाने के लिए हम आरसीसी का काम करते हैं, यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का काम करते हैं, यानी कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का। आज के डेट में क्या है कि 99% लोग जो है ब्रिक स्ट्रक्चर जो है, लॉड बेयरिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन बहुत कम ही लोग करते हैं। बाकी जो है 99% जो है सब वो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का काम करते हैं, यानी कि आरसीसी, यानी कि वो स्टील वाला ही काम करते हैं। तो स्टील से काम कराने का मतलब क्या है, ताकि वो हमको आंधी से बचाए, तूफान से बचाए, वो ये क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक से बचाएं, उसका वो रजिस्ट करता हो, ताकि। लेकिन क्या है कि मतलब हमारा पर्पस वही होता है, लेकिन वो होता नहीं है। वो तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि सीधा सीधा हम हेड प्लेस कर देते हैं, चाहे वो बीम की बात हो, रूफ की बात हो, फाउंडेशन की बात हो, ना यू शेप होता है ना। तो ये सब नहीं रहेगा तो वो बॉन्डिंग कैसे करेगा? माना कि दो तरफ दो कॉलम है
दो पिलर है, अगर वो इसमें हम रड अगर लगाते हैं, सीधा सीधा लगाते हैं, उसमें आदमी अगर जंप करेगा तो धीरे धीरे स्लिप करेगा, स्लिप कंक्रीट डालेंगे उसमें लॉट पड़ेगा तो धीरे धीरे स्लिप करते करते तो वो फेलियर होना शुरू है, क्रैक करने लगता है। तो इस तरह से क्या है कि वो बिल्डिंग उसका लाइफ कम होने लगता है, वो गिरने का खतरा, वो चांसेस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि यू शेप रहेगा इस तरह से, तो बॉन्ड करके रखता है, उसको ग्रिप बोलते हैं। बॉन्डिंग यानी कि पर्पस यही है आरसीसी का कि बॉन्ड करे, चाहे कॉलम से हो, बीम से है, रूफ से, फाउंडेशन से हो। मतलब अगर ये बॉन्डिंग नहीं मिलेगा तो समझिए कि बेकार हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि इसको जो है अब ये कंक्रीट यानी कि कंक्रीट और रड दोनों मिल करके बिल्डिंग को यानी कि बिल्डिंग तैयार होता है, बिल्डिंग वो खड़ा होता है। अब जैसे कंक्रीट में देखते हैं तो कंक्रीट क्या है, उसका मिक्स प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। अब एक क्लाइंट जो है, मतलब बिल्डिंग ऑनर जो है या वो कॉन्ट्रैक्टर जो लेमैन है, इन एक्सपर्ट आदमी है, अब उसको क्या पता है कि वो मिक्स कैसे करना है, उसका डिज़ाइन क्या है, M15 M20 M25 M30 है, इस तरह से है ना। सबका टावर का अलग आता है, ब्रिज का अलग होता है, 1 फ्लोर का अलग है, 2 फ्लोर का अलग है, सबका मिक्स प्रोपोर्शन जो है, जैसे वन बैग सीमेंट आ गया वो, या जैसे 1-2 पार्ट आपका वो चिप्स आ गया, मतलब गिट्टी बोलते हैं, सैंड बोलते हैं, वो कितना पार्ट है, कितना पार्ट वो, कितना पार्ट है ना, इस तरह से। तो क्या है कि इसको मिल करके कंक्रीट बनता है। कंक्रीट जो है वो कंक्रीट उसमें रड में कास्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अब उसका मिक्स प्रोपोर्शन क्या है, उसका मिक्स डिज़ाइन क्या है, कितना पानी आना चाहिए, उसका वाटर सीमेंट का रेशियो कितना आना चाहिए, यानी कंक्रीट सही बन रहा है नहीं बन रहा है, और वो तो कहने का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्टर कैसे जान पाएगा कि मतलब क्या है नहीं है। तो ये तो इंजीनियर ही बता सकता है, चाहे वो डिज़ाइन की बात हो या सुपरविज़न की बात हो। अगर इंजीनियर का सुपरविज़न ना हो, इंजीनियर का डिज़ाइन ना हो, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, घर तो गिरेंगे ही, बिल्डिंग्स कॉलेप्स करेंगे ही, और तरह तरह का मतलब आप हर 2 4 5 साल 10 साल के अंदर में आप नई नई बिल्डिंग जो है 10-20-50 लाख रुपया करोड़ रुपया लगाने के बाद होता क्या है कि बिल्डिंग यानी कि उसका लाइफ मिलता नहीं है, और बहुत कम ही समय में क्या है कि उसकी हालत जर्जर हो जाती है। तो ये सारे रीजन्स हैं कि बिल्डिंग गिरने के कि वो सुपरविज़न अगर होता है और इंजीनियर का सुपरविज़न है, डिज़ाइन है, तो बहुत इकोनॉमिकल होता है, बहुत मतलब यानी किफ़ायती होता है वो। यानी कि जैसे मान लें आप 10 लाख का बिल्डिंग बना रहे हैं अपने से, तो आप तो इन एक्सपर्ट आदमी है, क्लाइंट भी इन एक्सपर्ट है, लेकिन यही जो इंजीनियर उसको डिज़ाइन करता है तो 7 लाख में वो तैयार कर देता है। प्लस क्या है, उनके सुपरविज़न में काम होता है तो घर भी अच्छा खासा यानी कि सुंदर बन जाता है, और अंदर से बाहर से उसका लुक भी अच्छा रहता है, उसका लाइफ होता है, उसकी क्वालिटी होती है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे माना कि ये वर्कमैनशिप की बात हो या फिर वो मटेरियल की बात हो, मटेरियल कौन सा मटेरियल परचेस करना है मार्केट से, सप्लायर से या रिटेलर से, है ना, कौन सा रेट चाहिए। अब रेट क्या है, रेट के बारे में क्या है कि वो क्लाइंट जो है या कॉन्ट्रैक्टर जो है आपस में मिल करके उसको मार्केट से परचेस कर लेते हैं। अभी समझते नहीं कि उसका रेट का ग्रेड क्या होना चाहिए। हम जिस प्लॉट में उसको कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वो रेट यहाँ के लिए सूट करेगा नहीं करेगा ये पता नहीं रहता है। बस यूँ ही एक मतलब कंपनी जो भी खरीद लिया उठा लिया है ना, और वो उस तरह से वो उसको ये पता नहीं कि हमारा बिल्डिंग का लॉट कितना आएगा नहीं आएगा, ये सब ये कौन जानेगा। ये सारी बातें ये सिर्फ इंजीनियर समझ सकता है। अब बिना इंजीनियर के रिकमेंडेशन का मटेरियल लोग परचेस कर लेते हैं, जिस तरह चाहते हैं रड खरीद लेते हैं। अब क्या है कि माना कि शटरिंग क्या, शटरिंग कब उसको डिशटर करना है, कितना कब तक क्योरिंग चलेगा। अब वो सीमेंट किस तरह का है, वो तो सीमेंट पर डिपेंड करता है कि कितने दिन तक क्योरिंग करना है, मतलब पानी पटाना है, पानी मारना है कंक्रीट पे, उसको क्योरिंग बोलते हैं। तो क्योरिंग कब तक चलेगा, शटरिंग कब तक खुलेगा, डी शटर कब तक करना है। अब वो बस देखा देखी जैसे है वो ट्रेडिशनल लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो शटरिंग का वो डी शटर करना वो आपका सीमेंट पे डिपेंड करता है, वो क्योरिंग करना आपके सीमेंट पे डिपेंड करता है। सीमेंट पीपीसी है, ओपीसी है, पीएससी है, आप कौन सा सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। आप देखते हैं कि मतलब मार्केट वो जो भी है वो कंपनी है, जो कंपनी है बस वो क्लाइंट या फिर वो है ना, वो जो चाहा उठा लिया, पता चला कि वो पीएससी निकल गया, ओपीसी नहीं है तो पीपीसी नहीं है या मिक्स्ड नहीं है। तो लाइक दैट इस तरह से क्या है कि हम लोग देखते हैं मार्केट से जनरली क्लाइंट। तो ये इंजीनियर रिकमेंड कर सकता है कि विच मटेरियल टू बी परचेज्ड है, कौन सा मटेरियल खरीदे जाए। तो कौन वो एक क्यों जान सकता है, कॉन्ट्रैक्टर या वो क्लाइंट है ना, दे मे नॉट नो, वो जान नहीं सकता है क्योंकि दे आर इन एक्सपर्ट, वो लोग इन एक्सपर्ट है। तो इससे क्या है कि मतलब इंजीनियर के सुपरविज़न के बिना वर्कमैनशिप भी जो है वो बेकार है, इंजीनियर के डिज़ाइन के बिना वो मकान बेकार है, और वो मतलब वो एक्सपेंसिव है, वो बहुत महंगा है। और ये अगर इंजीनियर उसको सुपरवाइज़ करता है, इंजीनियर के अंडर में अगर सुपरविज़न होता है या अगर डिज़ाइन देता है तो बहुत सेविंग है, बहुत इकोनॉमिकल है,
वो किफ़ायती है और हर तरह से यानी कि उसका लाइफ है, उसकी मजबूती है, यानी कि हर तरह से फ़ायदा होता है। तो इस तरह से वर्कमैनशिप का सही ना होना, मटेरियल को सही से परचेज़ ना करना, ये या फिर वो सॉइल का जो कंडीशन है वो सही से मतलब ना जानना, तो डेफिनेटली क्या होता है कि मतलब यानी कि सारे सारे प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो बिना इंजीनियर के सुपरविज़न और बिना इंजीनियर के डिज़ाइन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बिल्डिंग गिरेगी ही, और अगर इंजीनियर का सुपरविज़न हो, इंजीनियर का डिज़ाइन हो, तो हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है और बिल्डिंग का लाइफ मिलता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बिल्डिंग्स इस बार जो है ये साइक्लोनिक यास स्टॉर्म जो है, अभी तूफ़ान जो अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले जो आया है, ये काफ़ी मतलब हल्का मचा कर रखा है। बहुत सारे बिल्डिंग्स यानी कि टावर्स हो गया, ब्रिज हो गया, बहुत सारे यानी कि कोलैप्स कर गए, ढह गए हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो ये जनरली क्या है कि मतलब हमें जस्ट वी ट्राई टू अप्लाई आवर कॉमन सेंस कि इसके पीछे यानी कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कॉलेप्सिंग द बिल्डिंग, कॉलेप्स करने के पीछे इसका रीज़न क्या है। लेकिन वो हम इस बात को समझते हैं तो हमें समझना होगा कि वो हम जो काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप प्लान करते हैं, तो प्लान करने से पहले कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली जस्ट वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट एन इंजीनियर, वी ट्राई टू हायर एन इंजीनियर, एक इंजीनियर हायर करने की कोशिश करें, ताकि क्या है कि फ्रॉम ऑल द एंगल्स, हर एंगल से क्या है ना, वी कैन गेट द बेनिफिट लाइक दैट है ना, वी कैन गेट द सेविंग, वी कैन गेट एंड दैट कैन बी वेरी इकोनॉमिकल हो सकता है, सेविंग हो सकता है, और क्या है कि वो दैट कैन बी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, एंड क्या है कि दैट कैन बी ब्यूटीफुल, यानी कि योर बिल्डिंग कैन बी ब्यूटीफुल, आपकी वो बहुत बिल्डिंग खूबसूरत भी हो सकती है। तो हर एंगल से देखा जाए तो फ्रॉम ऑल द एंगल्स, हर एंगल से क्या है ना कि मतलब अगर इंजीनियर के सुपरविज़न में या इंजीनियर का डिज़ाइन सर या इंजीनियर के वो रिकमेंडेशन या जो भी है या इंजीनियर का इंस्ट्रक्शन जो भी है वो अगर इस तरह से चलते हैं तो क्या है कि हमको लाइफ मिलता है। क्योंकि एक बिल्डिंग बनाना ये कोई मतलब छोटी सी बात नहीं है, बहुत यानी कि सोच समझ करके प्लान करना होता है, और जैसे तैसे बनाना ये बेवकूफ़ी है, दैट इज़ ग्रेट फॉली, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इस तरह से बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए और इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए विदाउट कंसल्टेशन ऑफ एन इंजीनियर, बिना इंजीनियर के कंसल्टेशन का डिसाइड नहीं करना चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये फिर उसी तरह हो जाएगा जैसे एक पेशेंट है खुद ही डॉक्टर बन जाएगा, खुद ही दवा लेना, खुद ही मेडिसिन लेना अगर शुरू कर देगा तो डेफिनेटली ही में डाई मर सकता है। तो उसी तरह से सिमिलरली आप क्या है कि आप अगर आप बिना इंजीनियर के यानी कि विदाउट द सुपरविज़न ऑफ एन इंजीनियर है ना, यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हैं, यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है कि वन डे है ना आपको यही हो जाएगा कि मतलब बिल्डिंग है सो दैट विल बी कॉलेप्स्ड हो जाएगा, और उसके बाद क्या है कि उसके बाद फिर पछताने से वो नुकसान के बाद तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जस्ट यानी कि वी मस्ट कॉन्टैक्ट एन इंजीनियर, है एक इंजीनियर कॉन्टैक्ट करना चाहिए और इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए, इंजीनियर के सुपरविज़न होनी चाहिए और इंजीनियर इस तरह से क्या है कि बिल्डिंग का लाइफ मिल सकता है। थैंक यू। अच्छा, वो शायद मेरी बातों से बहुत कुछ आपको जानकारी हुई होगी और बात समझ में आ गई होगी।